नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऐसी खबरें जो आपके इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके जॉब, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स एंड आपके इनकम और एक्सपेंडिचर, इन सारी चीजों को अफेक्ट कर सकती है। आज अगर ये कुछ हो रहा है तो कल आपके पॉकेट पे असर पड़ सकता है इस खबर से। अगर ऐसी कोई खबर है तो हम आपके लिए जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम चूज करते हैं तीन बिजनेस न्यूज़पेपर्स को, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो आप ऐसा समझो कि 15-20 मिनट में आप ये तीनों बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पूरी तरीके से कवर कर रहे हो विद कॉज एंड एनालिसिस, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। तो कुछ दिन पहले तक मेरी तबीयत खराब थी, बट फाइनली आपके विशेष की वजह से मैं रिकवर कर चुका हूँ अच्छे से। सो वीडियोस नॉर्मली आएंगी, थोड़ा लेंथ भी मैं इंक्रीज करूंगा बिकॉज मैं थोड़े आर्टिकल्स और ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा। एंड माई वॉइस इज ऑल्सो बैक, तो प्रॉपरली हम लोग अच्छे से, आई एम वेरी एक्साइटेड आज के न्यूज के लिए। आज काफी अच्छे अच्छे खबरें भी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहली खबर एक्चुअली हमारे पॉकेट को ज्यादा अफेक्ट डायरेक्टली कुछ लोग बोलेंगे नहीं करती है, ये तो पॉलिटिकल न्यूज है। लेकिन देखो, हम टैक्स पेयर्स हैं तो हमारी पॉकेट से जा रही है ये चीज, ठीक है। एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, इनकी सैलरी में 24% का हाइक आया है, ठीक है। और ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिस के ऊपर हुआ है जो ये हाइक है। तो सेंटर ने नोटिफाई किया 24% का हाइक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एमपीज के लिए 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होगा। मतलब काफी अच्छे एरियाज भी मिलेंगे और ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। तो इससे 1 लाख से बढ़कर के इनकी सैलरी 1,24,000 हो जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नोटिफिकेशन ने रेज किया है डेली अलाउंस भी सिटिंग मेंबर्स के लिए, जब ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, 2,000 से 2,500 ये हो चुका है। और इन्हें डेली अलाउंस मिलेगा अटेंडिंग सिटिंग इन पार्लियामेंट्स एंड मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। सेंटर ने पेंशन भी इंक्रीज किया है, 25,000 से कर दिया है 31,000, और एडिशनल पेंशन कर दिया है फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। 5 साल के अलावा आप जितने भी एक्स्ट्रा 1 साल आप करोगे तो उसका भी आपको एक्सेस 2,000 से अब 2,500 हो गया एक्सेस जो पेंशन मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैसे भी एमपीज की सैलरी कुछ नहीं होती, उनके पर्क्स बहुत होते हैं। मतलब मैं कहूंगा साल के करोड़ के पर्क्स हो जाते होंगे इनके पास। सैलरी ऑफ इनके एमपीज जो थे 50,000 से 1 लाख हुए थे 2018 में, डबल हुए थे, और 2024 में करीब 24% का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सैलरी, डेली अलायंस, पेंशन जो है ये हर 5 साल पर रिवाइज होता है और इसे इंडेक्स किया जाता है टू इन्फ्लेशन की। तब इन्फ्लेशन कितना था, उस इतने पीरियड में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, उसके हिसाब से हम इंक्रीज करेंगे इनकी सैलरी को। तो इन्हें अलाउंसेस भी मिलती हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे मिलते हैं, जो 60,000 से 75,000 हो चुका है। एंड यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेट असिस्टेंट भी मिलता है। ये हायर कर सकते हैं जिसकी मंथली सैलरी 50,000 से 25,000 भी हो सकती है, टू परचेज स्टेशनरी। और एमपीज को ड्यूरेबल फर्नीचर भी मिलता है, बहुत 1 लाख रुपीज नॉन ड्यूरेबल फर्नीचर मिलता है 25,000 का वंस ड्यूरिंग द 10 years। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्क्स है। अगर आप देखोगे तो इनकी फैमिलीज को और इनको 34 वन वे टिकट्स के लिए भी रिइम्बर्स किया जाता है, अगर ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी से दिल्ली के टिकट्स अगर बुक करते हैं तो। एंड इन्हें रेल ट्रैवल पे भी बेनिफिट्स मिलता है। तो कोविड में गवर्नमेंट ने स्लैश कर दी थी एमपीज की सैलरी। 2020 में इनकी सैलरीज को 30% से स्लैश कर दिया गया था 1 साल के लिए, जिसे बाद में रिस्टोर भी कर दिया गया था। तो देखो, आप काफी सारी फैसिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ टिकट्स और बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो यहाँ पे हर 5 साल में रिवाइज होती है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज। एक अकाउंट्स बुक भी इन्होंने दिया है कि देखो 2023 से क्या रहेगा, सैलरी 1 लाख से 1,24,000 हो गई, डेली अलाउंस 2,000 से 2,500, ऑफिस एक्सपेंसेस 60 से 75, कंसिस्टेंसी अलाउंस 70 से 87, पेंशन 25 से 31, और एडिशनल पेंशन हर 1 साल एक्सेस के लिए 2,000 से 2,500। आते हैं अगले आर्टिकल पे। टेक्सटाइल सेट टू स्यू अ रिवाइवल दिस फाइनेंशियल ईयर ऑन स्टेबल कॉटन प्राइस, बेटर आरएमजी एक्सपोर्ट। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्ट्स अच्छे बन रहे हैं इस बार, और इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप ये देखो कि इनका जो कॉटन का जो प्राइस है ना, एक प्रॉब्लम रहता है जो वॉलेटाइल रहता है, इस बार काफी स्टेबल है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिकवर कर सकती है। 2 साल लगातार इसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला, लगातार नीचे गई है। इनके जो ओवरऑल सेल्स है, ग्रोथ है, मैं कहूंगा वो नीचे गए हैं, लेकिन अब फाइनली ये बढ़िया रिकवर कर सकते हैं। स्टेबल कॉटन प्राइसेस रहने वाले हैं, और रेडीमेड गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़िया हो रही है इस बार। तो डोमेस्टिक डिमांड भी हमें लगता है बढ़िया होगा। तो इससे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमई जो सेक्टर होता है, आप देखते होंगे
जो 80% जिसका शेयर है टेक्सटाइल वैल्यू चेन में, इस बार अच्छा ग्रो कर सकता है। तो एसएमईज़ को करीब दे वर हिट एज़ हार्ड एज़ 25% तक का ड्रॉप आ गया था इनके कॉटन प्राइसेज़ में, और रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी नीचे आ गए थे। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री का रेवेन्यू जो है, ये काफ़ी नीचे आया। ऑल्दो डोमेस्टिक डिमांड अच्छा था, लेकिन एक्सपोर्ट्स काफ़ी सफ़र कर रहे थे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बेटर होंगे पहले से, रॉ मटेरियल जो इनका सबसे बड़ा कॉटन है, वो स्टेबल रहने वाला है, और डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़िया होगा ही होगा। तो तीनों तरफ से हमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। एक तो इनके कॉस्ट भी जो है वो सही रहने वाले हैं, इस बार लगता है नीचे ही रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, और रेवेन्यू में एक्सपोर्ट्स जो है वो ऊपर जाएगा लग रहा है, और डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी बढ़िया है। तो तीनों तरफ से इन्हें काफ़ी बेनिफिट नज़र आ रहा है। अगर 1-2 चीज़ें लेट्स से नहीं भी हो पाती हैं, तब भी हमें लगता है कि कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सप्लाई साइड पे देखोगे तो डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेज़ थोड़ा-सा मार्जिनल अपवर्ड प्रेशर फेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ओइंग टू डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, थोड़ा-सा प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, लेकिन स्टेबल कंजम्पशन है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। इंटरनेशनल प्राइसेज़ लगातार नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है कॉटन का, ठीक है? तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम लगातार नीचे जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेज़ जो है, वो थोड़ा-सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा-सा ऊपर ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल प्राइसेज़ से। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आरएमजी रेडीमेड गारमेंट्स के क्लस्टर कौन से हैं? तिरुपुर, बेंगलुरु, गुरुग्राम, ये सारी एरियाज़ हैं जहाँ से काफ़ी रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, और यहाँ पे शार्पर रेवेन्यू ग्रोथ दिखने वाला है हमें, और ज़्यादा। और इनके कुछ क्लस्टर्स हैं जो डोमेस्टिक मार्केट्स को कैटर करते हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इंडिया में काफ़ी बिकता है इनका प्रोडक्ट, जैसे कि कोलकाता, कांचीपुरम, लुधियाना। तो यहाँ पे थोड़ा-सा स्लोअर ग्रोथ रहने वाला है इस बार। प्रॉफिटेबिलिटी भी लग रहा है कि बढ़िया रहेगी, एंड यहाँ पे कुछ बढ़िया ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हुए हैं हमारे दूसरे देशों के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई। तो इसी वजह से भी इन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है। तो टेक्सटाइल सेक्टर पे ज़रूर आपको नज़र रखना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। आते हैं अगले न्यूज़ पे, यह है बीवाईडी के बारे में। टेस्ला डोमिनेट कर रहा था, राइट? टेस्ला का नाम भी बहुत है, जिस कंट्री में टेस्ला नहीं बिकता, उन्हें भी पता है उसके बारे में। अब एक चाइनीज कंपनी है बीवाईडी, बिल्ड योर ड्रीम्स ड्रीम्स, और इन्होंने $100 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है यहाँ पे 2024 में। इनकी जो सेल थी लास्ट ईयर, ये $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है। एलॉन मस्क के टेस्ला को पीछे छोड़ चुकी है और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और जो चाइनीज ऑटो जॉइंट है, इन्होंने कसम खाया है कि कंज्यूमर्स को वाइड रेंज ऑफ कार्स प्रोवाइड करने वाले हैं, चाहे इलेक्ट्रिक बोलो, हाइब्रिड बोलो, हाईटेक फीचर्स देंगे। इनका नेट प्रॉफिट जो है, ये भी 75% बढ़ा है, और रिकॉर्ड $2.1 बिलियन हो चुका है। तो जो फोर्थ क्वार्टर का रेवेन्यू है, ये भी 52% ऊपर आया है, 274.9 बिलियन युआन। कंपनी ने कहा है स्टॉक मार्केट के फाइलिंग में। तो $100 बिलियन का रेवेन्यू बहुत बड़ा गोल है। मतलब दुनिया में कितनी कंपनीज होगी जो ये कर पा रही होगी। तो ये चाइनीज़ ईवी चैंपियन है, इन्होंने वोक्सवैगन को भी पीछे छोड़ दिया था, 2024 में ही पीछे छोड़ दिया, जहाँ पे इनकी चाइना कार सेल्स जो है 4.25 मिलियन रही है, रिकॉर्ड रही है। और ये चीपर मॉडल्स भी लाते जा रहे हैं, और सस्ते मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ब्रूटल कॉम्पिटिशन लेकर आ रहे हैं मार्केट में, और इंडियन कंपनीज को भी ज़रूर इनसे बच के रहना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सस्ती कार्स ये बना देते हैं, इतने हाईटेक फीचर्स के साथ, बहुत मुश्किल होगा लोगों को यहाँ पे कि लोग इनको छोड़ करके, अवॉइड करके दूसरे ब्रांड्स पर जाएँ, स्पेसिफिकली जो ज़्यादा महँगा पैसा तो ले रहे हैं, साथ में ना इतने फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ना वो इतने हाई-टेक है। कि ईवीज़ को अगर आप देखोगे, 4-400 किलोमीटर चल रही है रेंज, और 5-5 मिनट में चार्ज करने की फीचर्स लेकर आ रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी ब्रूटल कॉम्पिटिशन लेके आ रहे हैं। टेस्ला के लिए तो ला ही रहे हैं, साथ में जो ऑल ओवर जो एशियन कंपनीज़ जिनका दबदबा रहा है आईसी इंजिन्स में, जैसे कि जापानीज़ कंपनीज़ की मैं बात करूँगा, टोयोटा से लेकर के होंडा की, इनको बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन और झटका मिल सकता है बीवाईडी से। हीट रिस्क इज रियल, डोंट गेट साइंड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एडिटोरियल आर्टिकल की, और यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं हीट रिस्क की, मतलब समर। तो समर, गर्मी आ नहीं रही है, ये ऑलरेडी आ चुकी है इस बार काफी जल्दी, और बहुत बदले की भावना के साथ आई है। इनका कहना है वेंजेंस के साथ आई है। तो फ़रवरी एंड अगर आप देखेंगे तो गोवा और महाराष्ट्र में ऑलरेडी पहले हीट वेव आ गए, लू चलने लग गए वहाँ पे फ़रवरी में। और फ़रवरी सबसे हॉटेस्ट महीना रहा है 125 साल का। अगर आप देखेंगे, जब से आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, इतना गर्म फ़रवरी में कभी नहीं देखने को मिला टेम्परेचर। मार्च भी बेटर नहीं है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे करीब
3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है एवरेज से। एंड धीरे-धीरे मर्क्यूरी और ऊपर जा रहा है, रिवर्स नदियाँ सूख रही हैं, यमुना और जो दिल्ली में है एकदम पाज्ड है, सूख चुकी है बिल्कुल तरीके से, और कोई भी सीरियस एफर्ट्स दिए ही नहीं जा रहे, लगाए नहीं जा रहे कि आप मिटिगेट करें, अडैप्ट करें, या और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे एक तो हेल्थ पे और हमारी इकोनॉमी पे। दोनों चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। पिछले साल सबसे हॉटेस्ट साल रहा है रिकॉर्ड पे, और 2025 और ज़्यादा फ्रीक्वेंट और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ला सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डायर रहने वाले हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट कर रहा है कि कंट्री लूज़ कर सकता है करीब-करीब 5.8% टोटल लेबर आवर्स का। लेबर आवर्स का मतलब एक दिन में ऑन एन एवरेज लेट्स से हमारे लेबर्स अगर 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा हीट वेव में वो सिर्फ 7 घंटा ही काम कर पाएँगे। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है हमारे लिए। वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन है वो कह रहा है कि इंडिया अकाउंट कर सकता है 34 मिलियन ऑफ 80 मिलियन ग्लोबल जॉब लॉसेस, मतलब 80 मिलियन पूरी दुनिया भर में 8 करोड़ जॉब जाएंगी गर्मी की वजह से, और उसमें से ऑलमोस्ट 34 मिलियन, 3.5 करोड़ जो जॉब जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, कहाँ, इंडिया में जाएंगी। तो जो लॉस्ट लेबर है ड्यू टू राइजिंग हीट अलोन कैन पुट अबाउट 4.5% ऑफ जीडीपी एट रिस्क। 4.5% जीडीपी ऑलरेडी इससे आप कह सकते हैं रिस्क पर है, अगर इसी तरीके से गर्मी रहती है, इसी तरीके से हीट वेव्स रहता है। हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट पे बहुत फर्क पड़ेगा। व्हीट यील्ड्स 15 से 20% हमारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। मिल्क प्रोडक्शन 15% से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है यहाँ पे। वाटर स्ट्रेस भी इंटेंसिफाई होगा, जैसे-जैसे रिवर्स श्रिंक होंगे, ग्राउंड वाटर लेवल्स डिप्लीट होंगे फर्दर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देखोगे, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। तो कहीं न कहीं जहाँ हम ग्रोथ पे ध्यान दे रहे थे, हम फोकस कर रहे थे एक्सपेंशन पे, अब हमें क्या होगा, ऐसी जगहों पे खर्च करना पड़ेगा जहाँ पे आउटपुट नहीं मिलने वाला हमें। बेसिकली डिफेंसिव एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा। हेल्थ केयर पे आपको खर्च करना होगा, ठीक है? क्योंकि हेल्थ केयर खराब हो रहा है। हेल्थ केयर और प्रेशर नहीं ले पाएगा इतने सारे, अगर लेट्स से हीट वेव के केसेस आने लग जाएँगे, अगर लोगों को लू लगना शुरू हो जाए, हीट स्ट्रोक्स लगने शुरू हो जाए लोगों को, तो हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो वो पैसे हम कहीं प्रोडक्टिव जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब वो कहीं और जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, ये है प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी थोड़ा-सा स्लो हुई है मार्च में। किस बेसिस पे स्लो हुई है? इसको हम लोग मेज़र करते हैं पीएमआई से, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी है, ये मॉडरेट हुआ है, मतलब थोड़ा-सा स्लो हुआ है, 58.6 हो गया है ये। ये 58.6 क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है? एंड ये हमें बताता है 50% से 50 से अगर ये ऊपर है, तो ये एक्सपैंड कर रहा है। लेट्स से तो 59 के करीब था, और अब 58.8 था पहले, अगर आप देखोगे फरवरी में, एंड 61.8 था मार्च में 2024 के। मतलब आप सोच रहे हो 61.8 चला गया था पिछले मार्च। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ चल रही थी। और कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर आप देखोगे, तो वेटेड एवरेज है हमारे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इंडेक्स का। तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को कंबाइन करके बताता है कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, कि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का एक्टिविटी, या घट रहा है। तो यहाँ पे सर्वे ने नोट किया कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग है अभी, एक्सपेंशन होगा आगे लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग मार्च में काफ़ी ब्राइट रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। 2024 के मार्च जितना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पिछले महीने से जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे काफ़ी ये बढ़िया रहा है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपैंड हुआ है, इस पे फास्टर पेस से मार्च में फ्लैश पीएमआई इंक्रीज़ हुआ है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जो ट्रैजेक्टरी है वो ऐसे ही रहने वाली है। मतलब ये ऊपर ही जाने वाला है लगातार, यहाँ से। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आपको खास नज़र भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का काफ़ी अच्छा है, उधार नहीं है हमारे पास ऊपर, अगर आप देखोगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे डेट नहीं है ज़्यादा, और आगे इंटरेस्ट रेट्स और कम हो रहे हैं, वो लोन ले सकते हैं, आगे एक्सपेंशन कर सकते हैं, डिमांड अच्छा इंक्रीज़ हो जाए एक बार, तो सोने पे सुहागा लग जाएगा यहाँ पे। तो ज़रूर वॉच करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, मैं कहूँगा। इंडिया में स्पेसिफिकली जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक बार रेवेन्यूज़ देखें कि कहाँ किसका एक्सपेंशन हो सकता है, बहुत बढ़िया प्रॉपर रिसर्च करें, बहुत बढ़िया चीज़ें मिल सकती है आपको यहाँ पे। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और ये है हमारे रुपए के बारे में। रुपया नियरली रिवर्स हो चुका है 2025 में, जितना ये गिरा था डॉलर के अगेंस्ट, हो सकता है कि पूरा का पूरा ये कवर कर ले। यस, तो रुपया गेन किया है लगातार 9th कंसेक्यूटिव सेशन। यस, लगातार हम लोग मजबूत हो रहे हैं, एंड डॉलर लगातार नीचे जा रहा है। फाइनली हम वेट कर रहे थे कब होगा, और ये होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे करीब हम पिछले 3 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुए हैं, एंड रुपया एप्रिशिएट हुआ और 85.49 आ गया अगेंस्ट डॉलर ड्यूरिंग द डे। ये हाईएस्ट है, दिसंबर 30 से लेके अभी तक का सबसे हाईएस्ट लेवल। ठीक है, जो डोमेस्टिक करेंसी है ये 2.19% एप्रिशिएट हुआ है सिर्फ मार्च में,
बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है रुपया एशियन पीएस पे अगर आप कंपेयर करो मार्च के महीने में। एंड रुपया डिप्रिशिएट हुआ था बाय 2.61% करंट फाइनेंशियल ईयर में, और जहां पे इसने 0.03% डिप्रिसिएशन देखा है। तो जो स्ट्रेंथ था, क्यों ये बढ़ा है? सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में देखो काफी तेजी आई। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने रुपया खरीदना शुरू किया, डॉलर को बेचना शुरू किया, रुपया खरीदा और रुपए को स्टॉक मार्केट में लगाया। तो इससे क्या हुआ? रुपए की डिमांड बढ़ी, रुपया ऊपर गया। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इन्फ्लोज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है शॉर्ट टर्म में। अगर आप देखो कि हमारे रुपए के वैल्यू पर, वो रुपया कैसा ट्रेड कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट इस पर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया हमें नज़र आ रहा है इंटरेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स का। लगातार हमारा शेयर बाज़ार ऊपर जा रहा है। पिछले 10 दिन में ऐसी रिकवरी आई है कि जितना 3 महीने में गिरा था, 2 महीने में उतना हफ्ते भर में वो रिकवर कर गया, हमने देखा। तो फॉरवर्ड पोज़ीशंस भी, मतलब डेरिवेटिव्स पोज़ीशन वगैरह मैं नहीं समझाना चाहूँगा इस छोटे से आर्टिकल में, लेकिन आप ये करो, ये सोचो कि जितने भी अभी हमारे डेरिवेटिव्स मार्केट है, मतलब जो जहाँ आप कह सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पे पैसा लगाता है, बड़े इन्वेस्टर्स, वो अब काफी पॉजिटिव बेट्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो काफी वो ऊपर की तरफ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को यहाँ से भी। तो ये एक बहुत बढ़िया खबर है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, और सारे, मैं कहूंगा जितने लोग प्रोस्पेक्ट्स अभी देख रहे हैं आगे इन्वेस्ट करने का, एवरेज करने का, तो उनके लिए वो भी काफी खुश होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा पिछले 6-7 महीनों में, क्योंकि मार्केट काफी नीचे आ गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।